नमस्कार दर्शक मित्रों, थिंक लाइन के आज के संस्करण में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कोई लोकल नहीं मगर इंटरनेशनल लेवल पे जो सबसे गरम गरम टॉपिक है आज, द हॉटेस्ट वन, एंड दैट इज द चाइनीज इकोनॉमी डिफ्लेटिंग एंड व्हाट आर इट्स इफेक्ट वर्ल्ड वाइड एंड ऑन इंडिया। क्या हो सकता है? एक वक्त था जब विश्व भर के बड़े बड़े रेटिंग वाले लोग ये कह रहे थे कि इंडियन इकोनॉमी इज द ब्राइटेस्ट स्पॉट, चाइनीज इकोनॉमी इज ऑल्सो ग्रोइंग एट 5.2%। मगर अभी जो हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं अलग अलग चीजों के, एक्सपोर्ट के, दूसरी किसी चीजों के, और परसों हमने सुना कि द चाइनीज इकोनॉमी इज इन द माइनस जोन। Exports are down by about 16 to 18%. Now, what are its implications? और क्या हो रहा है, ये सब की बातें करने के लिए हमारे साथ आज एक नए मेहमान जुड़े हैं। इनका नाम है सुमित मेहता जी। ये पेशे से सीए है, मगर इनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारी इंटरनेशनल डील्स में काम कर चुके हैं, इंटरनेशनल स्पॉट्स पे काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डायरेक्टली चाइनीज के साथ में compete किया है और चाइनीज इकोनॉमी को शायद बहुत अच्छी तरह समझते हैं। उनसे हम उनका नजरिया जानेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये सब क्यों हो रहा है, व्हाई दिस इज हैपनिंग एंड व्हाट आर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात हमें सबको पता है कि चाइनीज पॉपुलेशन एज हो रहा है, हमसे 10 साल पहले ही एज हो रहा है। तो ये एक विंडो तो है हमारे पास 10 साल का, मगर क्या ये चाइनीज इकोनॉमी जो अभी दिख रही है उतनी कमजोर है? द मूड क्वेश्चन टुडे इज द चाइनीज बबल बर्स्ट स्टार्टिंग टू बर्स्ट और इज इट ऑलरेडी बर्स्टेड एंड विल गेट इट्स इफेक्ट इन फ्यू इयर्स? ये सब की बातें करने के लिए मैं सुमित जी को आमंत्रित करूं, उससे पहले एक इंफॉर्मेशन मैं आपको यह भी दे दूं कि चाइनीज जीडीपी का 30% उनके रियल एस्टेट से आ रहा है। और आजकल हम बहुत से आर्टिकल्स जैसे इंटरनेशनल मीडिया में पढ़ रहे हैं जहां पर ऐसा कहा जा रहा है कि चाइनीज सिटीज हैव बिकम अ गोस्ट सिटी। इसका क्या मतलब है? क्या इसका सीधा ताल्लुक चाइनीज इकोनॉमी के डिफ्लेट होने से है? हम इन्फ्लेशन को अच्छी तरह जानते हैं, भारत में रहते हैं तो इन्फ्लेशन 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 की बात सब करता है, मगर डिफ्लेशन की बात जब करनी हो तो वो कहां पर नेशनल इकोनॉमी को बहुत बड़ा हिट करता है, ये बात भी इनसे जानेंगे। सुमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक छोटे से चैनल के ऊपर, जहां पर हम हमारे दर्शकों को बताइए सर कि ये एक्चुअल में हो क्या रहा है और ये क्यों हो रहा है और अभी ही क्यों हो रहा है। सुमित जी। ओके, हिमांशु जी, धन्यवाद आपके चैनल पे मुझे आमंत्रित करने के लिए। अब सबसे पहले हमें ये समझना है कि चाइना में इकोनॉमिक ग्रोथ जो हुआ वो कैसे हो रहा था, क्योंकि आज अगर हम इकोनॉमिक डी ग्रोथ या स्लो डाउन नेगेटिव में जाने की बात करें तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ग्रोथ कैसे हुआ। तो ग्रोथ का जो ट्रिगर्स था, मैं बेसिक्स कहूंगा पहले एकदम, आपके दर्शकों के में ऐसे कुछ लोग होंगे जिसको शायद पता ना हो, बाकी तो सबको पता ही होगा कि ग्रोथ के तीन ड्राइवर्स होते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ के तीन ड्राइवर्स होते हैं। एक है लोकल कंजम्पशन, एक है लोकल इन्वेस्टमेंट, एंड थर्ड और सबसे बड़ा है एक्सपोर्ट। अब चाइना में जब 1971 में रिचर्ड निक्सन का मीटिंग हुआ था, उसके लिए किसिंजर पहली बार वहां पाकिस्तान के थ्रू गए थे और बाद में अमेरिका ने धीरे धीरे वहां इन्वेस्टमेंट किया और वहां से अमेरिकन कंपनीज ने मैन्युफैक्चरिंग चाइना में आउटसोर्स करने शुरू कर दिया। यहाँ से उनका एक्सपोर्ट ड्रिवन ग्रोथ का ट्रिगर चालू हुआ। एक तरह से कहे तो यही सिचुएशन बैंगलोर में है, पूना में है, ग्रेटर नोएडा में, गुड़गांव में, हैदराबाद में और चेन्नई में है, जहां आईटी कंपनीज है और उन लोग का भी एक्सपोर्ट ड्रिवन ग्रोथ चलता है। लेकिन उसके बाद में दूसरा स्टोरी चालू हुआ एंड दैट वाज द ओलंपिक्स।
2008 ओलंपिक्स चाइना ने बिड किया एंड दे वन द बिड, बीजिंग ओलंपिक्स। और उसके लिए उन्होंने पूरे देश में बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर दिया। तो जो 10 एक साल उनके हाथ में थे, उसमें जो ग्रोथ आया, ओके, राइट फ्रॉम से अराउंड 90 लेट 90s अप टू 2008 वाज अ ह्यूज ग्रोथ। और उसके बाद में एशियन गेम्स था 2010 में। तो वो जो 10-12 साल का पीरियड था, चाइना स्पेंड एग्रेसिवली ऑन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विच वाज अ इन्वेस्टमेंट ड्रिवन ग्रोथ। ओके। तो उनके पास दो ग्रोथ के ट्रिगर्स आ गए थे कि इन्वेस्टमेंट ड्रिवन ग्रोथ चालू हुआ, और उन लोग ने बहुत सारे फ्लाईओवर्स, बुलेट ट्रेन, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, होटल्स, बाद में स्टेडियम, फॉरेन ट्रैवलर्स के लिए होटल्स, रेसिडेंशियल फैसिलिटीज, जो स्पोर्ट्समैन आए थे उसके लिए फैसिलिटीज, ये वो सब करके उन्होंने कर दिया। लेकिन उसके बाद क्या? तो चाइना को ये 2008 के बाद पता चल गया था कि प्रॉब्लम शुरू होने वाला है। इसलिए उन्होंने इंट्रोड्यूस किया BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इनिशिएटिव, यस। ओके, उसमें उन लोग ने चाइना चाइना गया, श्रीलंका में, मालदीव्स में। आई वॉज रिप्रेजेंटिंग एंड एडवाइजिंग अ कंपनी, वी वर कॉम्पिटिंग अगेंस्ट चाइना इन बोथ द कंट्रीज। और हम लोग ने वहां हमारे टर्म्स पे काम किया, लेकिन चाइना का प्रॉब्लम ये था, चाइना हमसे कम रेट्स पे काम करने को तैयार थी। उसके रीजंस थे। अगर आप समय दे तो मैं आपको 2 से 3 मिनट में पूरी कहानी बताऊं, हाँ, जिससे हमारे पास आपके तकरीबन दर्शकों को 30 ये भी मिनट का पता। समय है, तो आप समय ले सकते हैं सर। तो अब हमारे एक बड़ी इंडिया की ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन, वेरी रिस्पेक्टेड कॉरपोरेशन, उसका आई वॉज एडवाइजिंग देम। हम लोगों को जितना टाइम लगा टू गेट अप्रूवल फ्रॉम द बोर्ड इन इंडिया, उतने टाइम में तो चाइनीज ने वहां माल भेज दिया था। ओ। उसका रीजन क्या था? उन्होंने ह्यूज कैपेसिटी बना दी थी, स्टील प्लांट, सीमेंट प्लांट, कंस्ट्रक्शन इक्विप मशीनरी के प्लांट्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के प्लांट्स। और उनके यहाँ प्रॉब्लम दूसरा था कि उनको एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करनी है। चाइना इज अ स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी। वो अब इंडिया जैसे नहीं है, भारत जैसा नहीं है कि यहाँ कल सुबह हिमांशु भाई कुछ बिजनेस चालू करे और वो 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे, दूसरे लोग फैक्ट्री चालू करके 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे। वैसा तो होता नहीं है वहाँ। उनको वो करना था, इसलिए वो सब देशों में गए, अफ्रीका में गए, श्रीलंका में आए, मालदीव्स में आए। और वहां उन्होंने क्या किया, आई गिव यू रियल लाइफ एग्जांपल। हम लोग ने यहाँ बोर्ड में प्रपोजल के लिए डॉक्यूमेंटेशन, फाइनेंशियल एनालिसिस, वो सब प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये सब करने का काम किया। उतने टाइम में उन लोग आए, वहां उन्होंने एग्रीमेंट साइन कर दिया, और उन लोग ने 50,000 टन की शिप में सब माल भी भेज दिया। वो कॉन्ट्रैक्ट इसलिए पूरा BRI में जो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी की बात हो रही है, जिसके ऊपर हम कभी फ्यूचर में आपको अच्छा लगे तो हमने वो डिस्कस करना चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या किया, खुद के जो चाइना में सीमेंट प्लांट्स थे, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और कंस्ट्रक्शन मटेरियल के प्लांट थे, और खुद के लेबर थे, उनको एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए चलो यहाँ भी साइन करो, वहां भी साइन करो, क्योंकि उनको फैक्ट्रियां चालू रखनी थी। हम्म। उनको स्लो डाउन दिखाई दिया था, लेकिन उन्होंने वो ऐसा के, पता है अलर्ट कर ये दी। जिन्ना जैसा है, कि उन्होंने एक्सपर्ट किया कि चलो थोड़ा डिले होगा प्रॉब्लम। उनको पता चला ये भी प्रॉब्लम चलने वाला है, तो उन्होंने वहां शैडो बैंकिंग, यानी अपने यहाँ जो NBFC सिस्टम है उसको वहां शैडो बैंकिंग बोलते हैं। शैडो बैंकिंग में उन लोग ने अलाउ किया कि लोकल बॉडीज जैसे मुंबई कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, या अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, या सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बॉन्ड्स इशू करके पैसा रेज करे। इंडिया में ये अलाउ नहीं होता है, वहां वो अलाउ कर दिया कि आप एक काम करो, जो भी बनाना है बनाओ, मार्केट से पैसे लो और बनाते रहो। क्यों? हम्म। क्योंकि उनको दिखाई नहीं दे रहा था कि कहाँ से ग्रोथ आएगा। तो वहां वो भी चला है। उसमें ये जो पूरा डेट आ गया है, आपने जो रियल एस्टेट की बात कही, बहुत बड़ी बात कही है और बहुत बड़ा पर बात करी है। उसके पीछे जो डेट क्रिएट कर दिया है चाइना ने, दैट इज एक्सट्रीमली ह्यूज। इट इज इन ट्रिलियंस ऑफ युआन, हम्म। यानी लाखों करोड़ युआन है। और उतना चाइनीजों का पैसा अटक गया है। और उसमें एवरग्रांड क्राइसिस और वो सब हुए कि वो इकोनॉमी बढ़ा है। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि होलिस्टिक डेवलपमेंट किसको कहते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे करना चाहिए। तो उन्होंने बोला बनाते रहो, बनाते रहो, बनाते रहो। और बाद में क्या हुआ, बाद में बोल रहे हैं अब तो कस्टमर ही नहीं है तो तोड़ो। हम्म। अब तोड़ने लग गए। और दूसरा बात में सबसे लास्ट पॉइंट, कंजम्पशन। मैंने एक्सपोर्ट की बात करी, इन्वेस्टमेंट की बात करी, लास्ट कंजम्पशन। और यहाँ चाइना ने बहुत बड़ी गलती की। चाइना की इकोनॉमी इज नॉट लिबरल, इट इज नॉट ए ओपन इकोनॉमी। वहां लोगों से स्लेव की तरह काम कराया जा रहा है।
चाइना जहां जाता है वहां भी लोगों से स्लेव की तरह काम कराता है। आप थोड़ा भी गूगल करेंगे तो आपको देखिए, आप देखिए पढ़ने मिलेगा आपको कि वहां दूसरी जगह पे भी उन लोग टॉर्चर कर रहे हैं लोगों को। तो क्या हुआ ड्यूरिंग द लॉकडाउन, इंडिया में मोदी सरकार ने सबको फ्री अनाज दिया, एमएसएमईज को सस्ते में की लोन दी, प्रेफरेंशियल स्कीम्स दी। अमेरिका में तो डोनाल्ड ट्रंप ने सबको पैसे दे दिए, चाइना ने कुछ नहीं किया, तो स्टिमुलस कुछ नहीं था लोगों के पास। हम्म, तो लोगों की जॉब्स गई, जॉब्स के बेसिस पे उन लोगों का हाथ में डिस्पोजेबल इनकम कम हुआ गया, तो कंजम्पशन बंद हो गया। दूसरा, जो लोगों ने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया था, क्योंकि वही एक सट्टे का एरिया था, उन लोगों के यहाँ रियल एस्टेट मार्केट में टूटने लग गया, तो अब उन लोग भी डर गए, तो उन लोग भी स्पेंडिंग नहीं कर रहे हैं। और जिस तरह से चाइना बदनाम हो गया है इंटरनेशनल अरीना में ड्यू टू डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, बाद में अमेरिका के साथ उसने जो इस तरह से संबंध बिगाड़े हैं। और इसमें और एक बात बोलना चाहूंगा, आई डोंट वांट टू गेट पॉलिटिकल, बट इफ वी गो थ्रू 2021-22 में यूएनजीए, जी7 और जी20 तीनों जगह पे मोदी जी ने एक ही बोला, इफ द वर्ल्ड हैज टू रिमेन सेफ, द वर्ल्ड विल हैव टू चेंज द ग्लोबल सप्लाई चेन। उसका इनडायरेक्ट इंडिकेशन था कि अब चाइना के ऊपर डिपेंडेंस कम करो, दूसरे देशों पे डिपेंडेंस चालू करो। वहां काफी कंपनियां बंद हुई, कुछ वियतनाम में चली गई, कुछ अब इंडिया में आ गई। तो उसके कारण भी वहां जॉबलेसनेस हो रही है, वहां एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं। अमेरिका एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वाज डिपेंडेंट ऑन चाइना, आज अमेरिका दूसरे देशों पे डिपेंडेंट होने लग गया है। मेक्सिको से इंपोर्ट हो रहा है, वियतनाम से इंपोर्ट हो रहा है, साउथ ईस्ट एशिया से इंपोर्ट हो रहा है। तो आपने जो डेटा दिया कि एक्सपोर्ट्स क्रैश हुआ है, दैट इज ऑल्सो द रीजन। तो ये सब मिला लो तो देखा जाए तो चाइना वाज रॉन्ग ऑन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, इट वाज रॉन्ग ऑन द इंटरनल इकोनॉमिक प्लानिंग, और दोनों का इफेक्ट आज उस पर यहाँ इकोनॉमिकली हर्ट हो रहा है उसको। मगर सुमित जी, यही बात को थोड़ा आगे चला है तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि ये जो 0.3 माइनस दिखा रहा है हम्म। जुलाई के महीने में चाइनीज हाँ। फिगर्स, हम्म। वो कहां तक जा सकता हम्म। है? व्हाट डू यू फोरसी? डू यू फोरसी दैट एक्सपोर्ट्स गोइंग डाउन फर्दर इस यस। स्थिति में? यस। क्योंकि सी अब आज आप देखिए, मैं सिर्फ एक रीसेंट एग्जांपल देता हूँ। वी आर नाउ लुकिंग एट, इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि लैपटॉप्स और वो चाइना से हम नहीं लेंगे, टैबलेट लैपटॉप। इंडिया का टोटल अराउंड 45,000 करोड़ रुपीस का लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स और वो उसका इंपोर्ट है। उसमें से 34,000 करोड़ रुपए का इंपोर्ट हम लोग सिर्फ चाइना से करते हैं। और अब यहाँ हम पीएलआई स्कीम लेके आएंगे, यहाँ इन्वेस्टमेंट होगा, तो चाइना का 34,000 करोड़ तो गया, प्लस वी विल बी फोकसिंग ऑन एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। दिस इज द सेकेंड मोबाइल रिवोल्यूशन। पहले मोबाइल की मार्केट हमने तोड़ी, अब हम लोग लैपटॉप की मार्केट तोड़ेंगे चाइना की। तो इसके कारण भी एक इम्पैक्ट आ रहा है कि वहां जो है 1.3, मुझे लगता है ये भी नंबर शायद थोड़े डॉक्टर्ड होंगे, क्योंकि चाइना के नंबर्स कभी भी रिलायबल नहीं रहे। वो लोग जब 10-12% का ग्रोथ दिखा रहे थे ऑन पेपर, तो उसका पता नहीं था कि वो 10-12% है या 4-5% को 10-12% बना डाला है। आज अब ये 1.5%, 1.3% आप बोल रहे हैं, तो ये 1.3% है या 5.3% है जिसको कम करके 1.3 दिखाया है। नहीं तो मेरा तो सवाल ये, नंबर्स तो है। हाँ बताइए बताइए तो कुछ। आप जो बोल रहे हैं वी डोंट नो मैग्नीट्यूड, के ये जो दिखा रहे इतना मिनिस्क्यूल है, इट इज मच लार्जर विच इज रिड्यूस टू शो अ रिलेटिवली बेटर पिक्चर। मेरा डाउट तो वो है आज चाइना के नंबर्स पे। एंड ओके, चाइना नेवर, सी वर्ल्ड, nobody in the world trusted Chinese numbers, and this is not from right now, it is since early 2000 nobody trusted China। तो मुझे तो शायद डाउट है कि 1.3 नहीं होगा, ये और भी कम होगा, ज्यादा अच्छा होगा, अच्छा। नहीं इसी के ऐसा भी हो रिलेटेड, सकता है। इसी के रिलेटेड एक दूसरा सवाल पूछूं आपसे, और उसके बाद हम आएंगे हम्म। इकोनॉमिक साइज के ऊपर। तो ये सवाल जो मेरा है हम्म। ना वो ये है कि चाइना हैज लेंट मनी और चाइना हैज मेड हम्म। इन्वेस्टमेंट इन सो मेनी ऑफ द हम्म। अफ्रीकन कंट्रीज, जैसे, और दूसरा आपने बाजू वाला पाकिस्तान भी है। अभी पाकिस्तान में तो काफी हद हम्म। तक हमें पता है कि अभी तक तो सीपैक मर चुका है। तो द इन्वेस्टमेंट CPAC is dead, yeah। व्हाट दे डिड देयर इज ऑलमोस्ट डेड। उसी तरह से हम्म। अफ्रीका में जो हो रहा है, और दूसरा उनका जो इंटरनल डेप्थ है अपने प्रोविंसेस के साथ में, जो कि एक बहुत बड़ा एग्जैक्टली। नंबर है।
Now that's all considered what is called as dead investment. अभी वो तो वापस आने वाला नहीं है. तो इस Yes. हिसाब से देखे तो what do you foresee is the actual size of Chinese economy? Because there is a lot of bungling about Chinese economy. Before we talk of the projection, उससे पहले चाइनीज इकोनॉमी की एग्जैक्ट साइज क्या है वो जानना बहुत जरूरी है सर. वो तो कोई नहीं बता पाएगा. टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट इज इम्पॉसिबल टू एक्चुअली अंडरस्टैंड द साइज ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी. और गिनके वो 4-5 लोग एट द टॉप इन चाइना के अलावा किसी को पता नहीं होगा कि एक्चुअल चाइनीज इकोनॉमी की साइज क्या है. अब मैं आपको बोलूं, सीपैक की बात करते हैं. विल टॉक नंबर्स. सीपैक में उन लोगों ने पुराने खुद के कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट विच आर वेरी हाईली पोल्यूटिंग, वो उन्होंने चाइना पाकिस्तान को बेचा एट अ प्राइस ऑफ $2 million पर मेगावाट. इंडिया में हम लोग ये सीमेंस और भेल के सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट्स विच आर नॉट पोल्यूटिंग एज मच एज द ओल्ड चाइनीज वंस, वो हम लोग $1 million में खरीदते हैं. तो आप सोचिए वहां उन्होंने अकाउंट्स में क्या दिखाया होगा. $2 million में एक्सपोर्ट किया और उन्होंने अकाउंटिंग कर दिया होगा. तो उसमें ऑफकोर्स पाकिस्तान के जनरल्स और उनका भी शेयर होगा, लेकिन एक्चुअल इंपोर्ट का वैल्यू क्या होगा? ½ मिलियन, $250,000 मिलियन या क्या? वी डोंट नो दैट. तो वी नेवर नो व्हाट वाज हैपनिंग. चाइना के ऊपर एलिगेशन है कि दे वर अंडर वैल्यूइंग युआन टू कीप चाइनीज एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव इन इंटरनेशनल मार्केट, और ये अमेरिका ने उसके ऊपर अक्यूजेशन डाला है. तो वी नेवर नो कि व्हाट इज द साइज, क्योंकि चाइना ने सब जगह मैनिपुलेशन किया है उसके सब नंबर्स में. इसलिए मैंने आपको बोला वो 1.3 है या 5.3 डिग्रोथ हुआ है, और 1.3 पे दिखा के उन लोग बता रहे कि नो नो, पिक्चर इज नॉट एज बैड एज इट लुक्स लाइक. पिक्चर इज नॉट एज बैड एज इट लुक्स लाइक. मगर सामने सर अभी बात करें, अभी कल ही हमारे बड़ा प्रधान ने नरेंद्र भाई मोदी ने संसद भवन के अंदर संसद में कहा कि बाय 2029 वी विल बी अमंग द टॉप 3 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड. अभी उसी के अगले दिन, अ डे बिफोर दैट, वी गेट द रिपोर्ट फ्रॉम द वर्ल्ड मीडिया दैट चाइनीज इकोनॉमी इज नॉट इन इन्फ्लेशन बट इन डिफ्लेशन. सर इसका कोई ताल्लुक बनता है? देखो पॉलिटिकल है, मैं जानता हूं आप पॉलिटिकल कमेंट नहीं करोगे ज्यादा, बट लुकिंग एट द प्योर इकोनॉमिक सेंस, today's geopolitics is totally related with geoeconomics. और जहां तक इकोनॉमिक नंबर्स का सवाल है, हमारा 3.75 ट्रिलियन का इकोनॉमी है आज. चाइनीज इकोनॉमी कहा जाता है 17, 18, 19 ट्रिलियन का है, कोई कहता है 10, 12 ट्रिलियन का है, कोई कहता है उतना भी नहीं है. जो हांगकांग में रहने वाले लोग हैं वो कहते हैं उतना भी नहीं है, मगर चलो कुछ भी है. और ग्रोथ प्रोजेक्शन को, चाइनीज ग्रोथ प्रोजेक्शन को जिस हिसाब से वर्ल्ड इकोनॉमिस्ट ने लिया है वो ले ले, और इंडियन ग्रोथ को ले ले, तो आप कहां देखते हैं वेयर विल थिंग्स बी, वेदर रियली चाइनीज बबल जो है, हम कहते हैं कि बलून इज गोइंग टू बर्स्ट, कब तक बर्स्ट होगा, या बर्स्ट होगा या नहीं होगा? दे विल बी वीकेंड ऑल राइट, बट विल दे सर्वाइव, एंड हाउ क्विकली दे विल? बबल बर्स्ट होगा. हाँ सर. सबसे पहले बबल तो बर्स्ट होना ही है, क्योंकि उसके आपने से दे गॉन डेड. ओके, और यहाँ तक सिचुएशन आई है कि कुछ अफ्रीकन कंट्रीज ने तो चाइना को बैन कर दिया है. उन्होंने कैंसिल कर दिया कॉन्ट्रैक्ट. ओके, श्रीलंका में उन्होंने जो किया हम्बन टोटा के साथ, उसके बाद में लोगों को डाउट आ गया है कि चाइना इज नॉट अ फ्रेंडली कंट्री इन इकोनॉमी एंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट. आज इंडिया इज नॉट अ प्रीडेटर लाइक चाइना. चाइना का बिहेवियर इज प्रीडेटरी. यानी हम वो जो बोलते हैं ना गुजराती में पठानी उघराणी का एक टर्म है, हाँ, कि डंडा लेके भी पैसा वसूल करेंगे. पठानी उघराणी, चाइना तो पठानी उघराणी को भी बहुत ऐसे पानी कम चाय बना के उस तरह से उन लोग काम करते हैं. तो लोगों को अब डर लग गया चाइना के साथ. पाकिस्तान का जो डील था, इट वॉज मोर ऑफ मिलिट्री एंड लेस ऑफ इकोनॉमिक्स. उनको मिलिट्री अलायंस चाहिए था, चाइना को भी मिलिट्री अलायंस चाहिए, क्योंकि ग्वादर पोर्ट इज मोर मिलिट्री पर्सपेक्टिव एंड अ जियो स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव फॉर चाइना मोर देन प्योर इकोनॉमिक्स. तो वो कुछ भी करके शायद करेंगे, उसमें रिकवरी भी हो सकती है, क्योंकि वो बोलेंगे हमें ग्वादर के अंदर जितना भी यानी बलोचिस्तान में नेचुरल रिसोर्सेस है वो दे दो, तो हम तुम्हारा डेट माफ कर देंगे.
और पाकिस्तान तो वैसे भी एकदम गरीब भिखारी सा देश है, वो बोलेगा ठीक है ले लो, हमें क्या फर्क पड़ता है। वो तो सबको दे के पैसा नहीं देना पड़े तो सब एडजस्ट हो जाएगा। और उसके अंदर जनरल्स का और पॉलिटिशियंस का शेयर होगा, वो अलग, वो चाइना मैनेज कर लेगा। आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट ऑन योर चैनल, बट देयर आर लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज व्हिच वी कैन डिस्कस ऑफलाइन। Yes. एंड आई हैव सीन दैट एट हाई लेवल मिनिस्ट्रियल लेवल्स। तो एनीवेज, सो द पॉइंट इज, आप जो बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है चाइनीज इकोनॉमी विल बर्स्ट, क्योंकि एक्सपोर्ट्स धीरे धीरे पीपल विल मूव इनटू अदर कंट्रीज। अब देखिए, एक चाइना की एक बड़ी शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आगरा में आई, दे रिलोकेटेड द होल थिंग। अब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग रिलोकेट हुआ, उसके बाद में अब हम लोग सेमीकंडक्टर्स इंडिया में बनाना शुरू करेंगे धोलेरा में, तो वो भी हमारे यहाँ पूरा इकोसिस्टम यहाँ बनने लगेगा। चिप्स बनने लग गए, लैपटॉप यहाँ बनने लगेंगे, अगले साल तक में तो लैपटॉप के प्लांट्स रेडी हो जाएंगे। तो चाइना इज गोइंग टू फेस अ इकोनॉमिक स्लो डाउन, क्योंकि वर्ल्ड इज रिकॉन्फिगरिंग द सप्लाई चेन्स। तो इसका इम्पैक्ट आना ही है। एक ही है, चाइना थोड़े टाइम तक मैनेज करेगा कुछ भी करके, बट बियॉन्ड अ पॉइंट इट कैन नॉट मैनेज। अब वो 5 साल तक चलेगा या 10 साल तक चलेगा, नो बडी कैन टाइम द मार्केट्स। इट इज ऑल्सो अबाउट वॉट आर द पॉलिसीज दैट चाइना अडॉप्ट। अगर चाइना थोड़ा प्रोग्रेसिव पॉलिसी अडॉप्ट करे, थोड़ा उसका, सी आई हियर डाइग्रेस फॉर 30 seconds, लेकिन चाइना हैड मेड अ अनाउंसमेंट दैट ऑन 1 October 2049 उनको वर्ल्ड का सुपर पावर बनना है, विच इज इकोनॉमिक एंड मिलिट्री सुपर पावर, डिस्प्लेसिंग यूएस। तब यूएस तो चुप नहीं बैठेगा, यूएस भी सब करेगा उसकी इकोनॉमी तोड़ने के लिए और मिलिट्रीली उसको वीक करने के लिए। क्योंकि अमेरिका को पता है, अगर चाइना इवन 4-5% का ग्रोथ कंटिन्यूस करते रहा और उसमें से 5-7% मिलिट्री में एक्सपेंड करने लग गया, तो भी इट विल बिकम अ सुपर पावर। तो अमेरिका कैनॉट अलाउ दैट टू हैपन, बिकॉज इट विल वांट टू रिमेन नंबर वन। सो बस तो होना ही है, शायद 10 साल में हो या 12 साल में हो। आई कांट टाइम इट बिकॉज वी डोंट नो दैट पार्ट, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरवेंशंस एंड पॉलिसी इंटरवेंशंस इन दैट। दूसरी चीज आपने जो बोली थी, कैन यू रिपीट द अदर पार्ट? आई एम जस्ट The other part is, how soon can we be near Chinese economy? सी द थिंग इज, आज हम से 7-8% का ग्रोथ करेंगे ऑन अ $3.3 billion का इकोनॉमी। हम लोग अगर 10% पकड़ते हैं ऑन अ हायर साइड, तो भी हम $330 billion का हर साल का ग्रोथ करेंगे। चाइना इज सेड टू बी अराउंड $19 ट्रिलियन। Yes. $19 ट्रिलियन But पे that's अगर वो hopeful, एक na? परसेंट That's का on the ग्रोथ, higher side. सी वो नंबर्स तो सब मैनिपुलेट होने वाले हैं। ये तो सिर्फ हम लोग जो गुजराती में कहते हैं ना, चोपड़ा चितरवाना, बुक्स ही तो दिखानी है ना। तो मैं 19 ट्रिलियन के ऊपर में 1% ग्रोथ करता है, हाँ, एटलीस्ट ऑन पेपर तो वो लोग 1% ग्रोथ दिखाएंगे, तो इट इज $190 billion। हम लोग का $350 एट 10%, 350 बिलियन, और उसका 190 बिलियन एट 1%। तो अगर वो 2% ग्रोथ करेगा तो हमसे ज्यादा ग्रोथ वो दिखाएगा। तो वी विल बी नंबर 3, क्योंकि वी विल बी सरपासिंग, वी आर एट नंबर 5, विल बी सरपासिंग नंबर 4, विल बिकम नंबर 3, देयर इज नो डाउट्स इन दैट। ओके, लेकिन नंबर 2 विल बी चाइना, सेकेंड लार्जेस्ट विल बी चाइना, अमेरिका विल बी लार्जेस्ट एट 35-36 ट्रिलियन डॉलर्स। तो हम लोग शायद 2028 में वी कैन बी एट अराउंड 8 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन डॉलर्स का इकोनॉमी रहेगा, लेकिन देन टू विल बी मच लार्जर देन व्हाट चाइना इज टुडे। मैं Hmm. दूसरा मैच करता हूँ, यहाँ से 5 साल है, 5 साल में हम $350 $350 का ग्रोथ के बदले 400 बिलियन, राउंड फिगर 400 बिलियन का ग्रोथ दिया। तो 5 साल में 400 बिलियन इज $2 ट्रिलियन। So it will be about उसके ऊपर भी ग्रोथ 5.56 trillion dollars. तो भी वो बढ़ेगा, क्योंकि अभी हम लोग जिस तरह से ग्रोथ आएगा तो 7-8 ट्रिलियन डॉलर्स तक हम जा सकते हैं, शायद 10 ट्रिलियन तक। तो भी हम लोग जो चाइना आज है उससे कम रहेंगे, हाफ ऑफ चाइना इवन देन। No, that figures when you say, they are understandable. मगर ये जो बात समझ में आती है एक आम आदमी को समझने के लिए, मैं तो सीधी बात कहूंगा सर, आप कमेंट कीजिएगा उसके ऊपर, कि दो बंदरों की लड़ाई है वर्चस्व के लिए। अभी जो बंदर जीतता, घायल तो दोनों होंगे, घायल तो दोनों होंगे। तो यहां जो बिल्ली बैठी है, हेलो, हेलो, आपको सुनाई दे रहा है सर? दो, यस यस, वेरी मच सो। हाँ, दो बंदरों की लड़ाई में भारत का तीसरा स्थान वो जो बिल्ली का होता है ना,
कि दो झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे को थापड़ मारते रहते हैं और बिल्ली को फायदा हो जाता है। Yes. ऐसे ही विल इंडिया बेनिफिट आउट ऑफ दिस फाइट? यस, वेरी मच सो। रादर हमें बेनिफिट दिखाई दिया है। मैं आपको डेटा देता हूँ। एग्जाम्पल, जब कोविड के टाइम में अमेरिकन फंड्स ने चाइनीज टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स में, टेक्नोलॉजी सेक्टर में और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कम कर दिया था, तो वहां का हेवी लिक्विडिटी का बेनिफिट इंडिया को आया। और तब ये जो इतने भी डिजिटल कंपनीज आई थी, ई कॉमर्स कंपनीज, उसमें सब में इतने हेवी जोमेटो, पेटीएम, ये वो, उसमें क्यों इतना हेवी सब्सक्रिप्शन आ रहा था? क्योंकि पैसा अमेरिका के पास था। पहले वो चाइना में जा रहा था, उन्होंने चाइना में पैसा नहीं डालना था, तो पैसा कहाँ डालेंगे? इंडिया में डालेंगे। तो जोमेटो और उसको फायदा हो गया, क्योंकि उन्होंने बड़े इजीली अपने आईपीओ निकाल लिए। इंडियन मार्केट में तेजी हो गई, क्योंकि जो पैसा चाइना में मार्केट, चाइनीज मार्केट में जाना था, वो इंडियन मार्केट में आने लग गया। तो वो झगड़े में फायदा इंडिया का होना ही है। एंड इट इज नॉट जस्ट ऑन द इक्विटी मार्केट। लेकिन अमेरिका भी आज देखेगा, अगर मैं आपको बोलूं 1970s में किसिंजर ने एक बुक लिखी थी, डिप्लोमेसी करके, उसमें उसने बोला था कि इंडिया के वैल्यू सिस्टम्स आर क्लोज टू अमेरिकन वैल्यू सिस्टम व्हेन इट कम्स टू डेमोक्रेसी, लिबरलिज्म, ओपन सोसाइटी, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट। तो अमेरिका कभी भी प्रीफर करेगा कि अगर चाइना से निकलना है तो इंडिया में आने में कोई उसको दिक्कत नहीं होगी। तो सर तो अभी अगर वैसे वहां से सर इसके सामने मैं एक छोटा सा प्रश्न रखती हूँ। तो अभी क्यों ऐसा दिख रहा है कि वैश्विक प्रभावों में चाइना से निकल के कंपनियां पहले वियतनाम जा रही है, मलेशिया, इंडोनेशिया जा रही है, एंड अगर वहां कुछ नहीं होता तो फिर इंडिया? सी, मैं आपको एक डेटा दूंगा नाउ, दिस में ऑफेंड अ फ्यू गवर्नमेंट्स, लेकिन चाइन एक ग्रुप थी चाइना में जिसकी कंपनियां थी, यानी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और इंडस्ट्रीज, वो 17 लोग बॉम्बे में आए थे। दे वांटेड टू मूव आउट ऑफ चाइना एंड कम इन इंडिया। तो वो लोग यहाँ सब लोगों को मिले, ब्यूरोक्रेट्स को, पॉलिटिशियंस को, ये वो, और उनको इतना डर लग गया। तब यहाँ बीजेपी की सरकार नहीं थी। आई एम नॉट पॉलिटिकल, बट या जो एनवायरमेंट था, जो इट वॉज वेरी हकीकत है स्कैरी। वो। जो हकीकत है, यहाँ अगर एक इंडस्ट्रियलिस्ट के घर के नीचे अगर जिलेटिन स्टिक्स मिली जाए, तो दैट शोज बाय इटसेल्फ व्हाट इज द सिचुएशन। तो ओके। उसमें उन्होंने बाद में प्रेफर किया कि वियतनाम इज बेटर, क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स भी है। हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी जिस तरह से काम करती है, दैट इज एक्सट्रीमली पैथेटिक। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट ऑल द स्टेट्स। स्टेट्स लाइक गुजरात आर वेरी रिस्पेक्टेड। इंडस्ट्रीज को भी गुजरात जैसे स्टेट की ब्यूरोक्रेसी पसंद है, क्योंकि दे आर डिसिसिव, फास्ट, क्लियर एंड दे टॉक सेंस। लेकिन कुछ स्टेट्स में जाओगे तो ब्यूरोक्रेसी सो पैथेटिक कि इंडस्ट्री विल से कि इसके बदले तो मैं सब सहारन अफ्रीका में काम कर लूं, लेकिन कुछ स्टेट्स में काम ना कर लूं। तो ये आप जो पैकिंग ऑर्डर बोलते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द लॉ, बिकॉज ऑफ द प्रोसीजर्स। थोड़ा बहुत मोदी जी ने सेंट्रल लेवल पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किया है, लेकिन दैट इज ऑन द नेशनल लेवल इन कंपनीज एक्ट एंड ऑल दैट। नीचे लोकल परमिशन, गेटिंग बिल्डिंग प्लान्स परमिशन, गेटिंग एनवायरनमेंट परमिशन, ये वो, लेबर रिलेटेड इशू, ये सब तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो दे प्रीफर ऑल दीज कंट्रीज कि वहां इजीली काम हो जाएगा। इंडिया ने उस पर काम करना पड़ेगा। बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो फैक्टर। तीसरी चीज है, चाइना को भी पता है कि उसको खुद का वेल्थ सिक्योर करना हो, तो उसके कंपनीज, वियतनाम में काफी इन्वेस्टमेंट तो चाइनीज कंपनी का ही है। तो दे विल, यहाँ इंडिया में रिस्ट्रिक्शन भी है, क्योंकि हमने एफडीआई पे रोक लगा के रखी है। तो नॉन चाइनीज कंपनीज ऑपरेटिंग इन चाइना विल कम हियर, लेकिन व्हाट अबाउट द चाइनीज कंपनीज हु आर ऑपरेटिंग इन चाइना? सर मगर ये थोड़ा तो बहुत बदला है कि नहीं? आप जो बता रहे हो वो, जैसे मुंबई में बोले, तो हैज द सिचुएशन चेंज्ड अ लिटिल आफ्टर द चेंज ऑफ गवर्नमेंट? लिटिल, yes, it is definitely under the leadership of Devendra Fadnavis ji and Eknath Shinde ji. Things have improved, लेकिन still there is a lot of improvement to be done. The only positive is that our deputy CM is a very good administrator, so he understands the nitty-gritties and that helps us. But otherwise, there are still a lot of areas of improvements in Maharashtra that is required. तो सर अभी आप बताइए कि ये जो बातें हो रही है, हम लोग जो सब बातें अभी 20 मिनट से करते रहे, उसका जो एक निचोड़ निकाले, आउटकम निकाले, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी एंड अ विंडो फॉर इंडियन बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योर्स to move ahead in their quest for becoming one of the top powers of the globe?
अब जब चाइना में एक तरफ से डिफ्लेशन चल रहा है, उनकी इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही है, हमारे पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. व्हाट नीड्स टू बी डन टू एनकैश दिस टोटली? ये आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, एंड आई विल डाइग्रेस फॉर 5 seconds. कि देयर इज अ ग्रुप ऑफ 280 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स स्प्रेड अक्रॉस 20 कंट्रीज, ऑल गुजराती, मारवाड़ी, इंडियन, साउथ इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यानी सब इंडियंस इन शॉर्ट. आज के तारीख में हमारे पास एक ग्लोबल नेटवर्क है, क्योंकि हमारे लोग सब जगह प्रेजेंट है. वी हैव टू, जो अमृत काल है, जो मोदी जी ने भी कल बोला कि ये अब जो है वो 1000 साल की कहानी हम लोग बनाने वाले हैं. हमारा अमृत काल चालू हो चुका है. जो हम लोग स्वर्णिम भारत की बात कर रहे हैं वो सब पॉसिबल है. विजन है देश के पास. ऑफ कोर्स देयर आर प्रॉब्लम्स एवरीवेयर. गवर्नमेंट्स आर नॉट परफेक्ट. विजन्स आर ग्रेट. एग्जीक्यूशन इज हैपनिंग. इफ नॉट 75% देन 70% एक्यूरेसी पे तो हो ही रहा है परफॉर्मेंस. लेकिन व्हाट आई सी इज वी हैव अपॉर्चुनिटीज. मैं आपको और एक डेटा पॉइंट देता हूँ. बीच में मैं एक ट्रेडर को मिला था, गुजराती ट्रेडर को मिला था. उसने बताया कि आजकल तो बहुत सारे गुजराती ट्रेडर्स चाइना में इतनी खराब हालत है कि वहां फैक्ट्रीज को बोलते हैं कि चलो तुम्हारा 25% प्रोडक्शन हम ब्लॉक कर रहे हैं. हम इतना राउंड फिगर पे पूरा डील कर रहे हैं, और चाइनीज कंपनीज आर रेडी टू डू इट, क्योंकि उनको पता है उतने ऑर्डर उन लोग जनरेट नहीं कर पा रहे हैं. और बाद में गुजराती ट्रेडर्स इंडिया में, श्रीलंका में, यहाँ वहां जाके उन लोग वहां पार्टनरशिप करते हैं. वहां उन लोग ऑर्डर जनरेट करके उन लोग काम कर रहे हैं. तो चाइनीज इकोनॉमी में कहीं कहीं मैं अगर बोलूँ तो आज के तारीख में उसको सपोर्ट देने के लिए भी गुजराती इंडस्ट्री और गुजराती एंटरप्रेन्योर्स खड़े हैं. मगर वो तो मोदी तो जी कर रहे हैं ये ना सर. वो तो मोदी जी कर रहे हैं ना कि मोदी एक के बाद एक चीजों को बैन बैन कर रहे हैं. वो मोदी जी अदर साइड ऑफ है. जो गुजराती काम करेंगे वो बाहर करेंगे, इंडिया में नहीं करने देंगे. धीरे धीरे सी, नॉट ओनली बैन. पहले चाइना से इतना बड़ा हवाला का ऑपरेशन चलता था, अंडर इनवॉइसिंग होती थी. एंड आई एम टॉकिंग ड्यूरिंग कांग्रेस रूल. आई डोंट वांट टू नेम अ मार्केट. उसमें एक छोटी सी मार्केट है, 1 से 1.5 किलोमीटर की बड़ी मार्केट है, इन वन ऑफ द एरियाज इन बॉम्बे. वहां से हफ्ते का 20-20 करोड़ का हवाला होता था, यानी साल का 1000 करोड़ का, 1000 करोड़ का हवाला होता था वहां पे. तो अंडर इनवॉइसिंग भी मोदी जी ने बंद करा दिया. पहले तो अंडर इनवॉइसिंग में टैक्स बचा के भी करना पड़ता था, आज वो भी बंद करा दिया है. आज अगर आप डेटा देखेंगे तो चाइनीज एक्सपोर्ट्स अगेन हैव इंक्रीज, बट द थिंग इज वॉल्यूम्स हैव डिक्रीज. तो यू आर नॉट एबल टू डू अंडर इनवॉइसिंग, क्योंकि पहले अंडर इनवॉइसिंग होता था, सीधा रेट गिरता था. इनकम टैक्स, कस्टम्स, सबका एक साथ रेट, और वो भी फाइल डिस्कस होगी दिल्ली में. तो आपको दिल्ली में कंसल्टेंट रखना पड़ेगा, आपको दिल्ली में काम करना पड़ेगा, आना जाना. तो आदमी ने बोला कि हवाला करने के बदले ईमानदारी से टैक्स भर दो. तो हम्म. मोदी जी तो ब्रेक कर रहे हैं, लेकिन वी हैव अ गोल्डन चांस. वी हैव अ ग्लोबल रीच. आज इंडियन सब जगह है, भारतीय सब जगह है. बहुत सारे देशों में हम लोगों का बहुत ही बड़ा सॉफ्ट पावर है. हम लोग कंट्रोल करते हैं इकोनॉमी, बीइंग सीईओज ऑफ कंट्रीज, अमेरिका में, यूरोप में, मिडिल ईस्ट में हम लोग का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है. हमारे बिजनेसेस सब जगह है. तो वी कैन डेफिनेटली गो एवरीवेयर. हम्म. तो दर्शक मित्रों, आपने सुना, हमारे पास अभी वक्त नहीं बचा है, मगर हम एक दिन इनसे बात करने वाले हैं, मेहता जी से, सुमित मेहता जी से. हांगकांग, चाइना, इंडिया, और क्या हालत है उसकी बात, और वो रियलिस्टिक बात करने वाले हैं, क्योंकि उनको इनके बारे में भी बहुत कुछ पता है. हम कभी बात करेंगे डेब्ट ट्रैप्ड इकोनॉमी की भी. तो अगले कुछ दिनों में फिर से एक एपिसोड इनके साथ करने वाले हैं. तो दर्शक मित्रों, आपको मेरा ये मेरी ये विनंती है कि आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए. इस बात के लिए नहीं कि चाइनीज इकोनॉमी डिफ्लेशन में है, इस बात के लिए कि ये गोल्डन, इंडिया के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना हमें आना चाहिए. अमृतकाल शुरू हुआ है, और इसी की बात हम कंटिन्यू करेंगे अगले एपिसोड में. हांगकांग के रेफरेंस, वहां क्या हो रहा है, चाइनीज इकोनॉमी के साथ हांगकांग का क्या जुड़ाव है, और कैसे वो चीज इंडिया को अफेक्ट करेगी, इसकी बात हम करेंगे अगले एपिसोड में, जब हम सुमित मेहता जी को बुलाएं. तो मित्रों, हम इनके व्यस्त शेड्यूल से जो हमारे लिए टाइम निकाला, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं. और आपको फिर से कहते हैं, इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और दूर दूर तक पहुंचाओ, जिससे हमारे भारतीय जो कहीं भी बैठे हो दुनिया में, उनको पता चले कि हकीकतें क्या है. नमस्कार, आज के लिए बस इतना है. सुमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
धन्यवाद हिमांशु जी, थैंक यू वेरी मच, और आपके सभी दर्शक मित्रों को भी मेरा धन्यवाद। धन्यवाद।